हेलो एंड वेलकम टू कंसेप्ट माइंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए अपनी इस एथिक्स सीरीज में आगे बढ़ते हैं एंड आज का टॉपिक है एथिकल कंसर्न्स एंड डायलेमास इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। सरकारी संस्थाओं में नैतिक चिंताएं तथा दुविधाएं। तो सबसे पहले जानते हैं कि सरकारी संस्थानों में नैतिकता की आवश्यकता क्यों है। एथिक्स इन गवर्नेंस, तो इसको क्या कहेंगे? इट रेफर्स टू द प्रिंसिपल्स, वैल्यूज एंड मोरल स्टैंडर्ड्स। गवर्नमेंट में या गवर्नेंस में एथिक्स क्या है? यह प्रिंसिपल्स, वैल्यूज एंड मोरल स्टैंडर्ड्स का सेट है जो क्या करता है? दैट गाइड द बिहेवियर एंड डिसीजन मेकिंग ऑफ इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशंस। जो किसी इंडिविजुअल जो कि गवर्नमेंट में है और इंस्टीट्यूशन दोनों के डिसीजन मेकिंग को गाइड करता है। ओके, principles, value and moral standards that guides the behavior and decision making of individual and institutions in managing public affairs। यही क्या कहलाता है? ethics in governance कहलाता है। जैसे integrity, transparency, accountability etc. These are the ethical values जो क्या करते हैं डिसीजन मेकिंग में और बिहेवियर में कि एक सिविल सर्वेंट्स को या एक गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को कैसे एक्ट करना चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए, इसको गाइड करते हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं डायलेमा, एथिकल डायलेमा। व्हाट आर एथिकल डायलेमास? तो सबसे पहले एथिकल डायलेमा को डिफाइन कर लेते हैं। इट इज अ सिचुएशन, यह क्या है? यह एक कंडीशन, सिचुएशन है वेयर अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन फेसेस अ डिफिकल्ट चॉइस बिटवीन टू और मोर कंफ्लिक्टिंग मोरल प्रिंसिपल्स, वैल्यूज एंड ओब्लिगेशंस। जहां पर किसी भी इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशंस को क्या करना पड़ता है? डिसीजन लेने में डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो प्रिंसिपल्स हैं, दो के बीच में चयन करना है, वो क्या है? कन्फ्लिक्टिंग प्रिंसिपल्स हैं, कन्फ्लिक्टिंग वैल्यूज हैं। ठीक है, जो कि दो ऐसे मूल्य जिनमें आपस में ही द्वंद्व हो, विवाद हो, विभेद हो, वैसे में दोनों में से किसी एक को चयन करने की बाध्यता जब होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? एथिकल डायलेमा, नैतिक दुविधा कहते हैं। ठीक है, जब दो नैतिक मूल्यों में से और दोनों समान महत्व के हैं और चयन करने की बाध्यता भी है, ऐसा नहीं कि हम इग्नोर कर सकते हैं, आपको चयन करना है, चयन करने की बाध्यता है, तो जो कंडीशन उत्पन्न होती है उस कंडीशन को हम कहते हैं नैतिक दुविधा और एथिकल डायलेमास। कह रहे हैं यहां पर कि वेयर नो ऑप्शन इज क्लियरली राइट और रॉन्ग। डायमेंशन में दुविधा तभी आती है, डायलेमा तभी आता है जब हमारे सामने दो ऑप्शंस हैं और दोनों में क्लियरिटी नहीं है कि विच वन इज राइट और विच वन इज रॉन्ग, तब हमारे सामने दुविधा आ जाती है। एंड ईच चॉइस में लीड टू अ अनडिजायरेबल कंसिक्वेंसेस। जब हमें पता होगा कि दो में से सेलेक्ट करना है और एक को सेलेक्ट करेंगे तो लाभ होगा और एक को सेलेक्ट करेंगे तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, तो हम जो लाभ है उसको सेलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर हमें यह पता है कि दोनों में से किसी एक को अगर सेलेक्ट करते हैं और दूसरे को रिजेक्ट करते हैं तो दूसरे को रिजेक्ट करने के कारण हमको कुछ कंसिक्वेंसेस मतलब पनिशमेंट झेलना पड़ेगा, तब जो कंडीशन उत्पन्न होती है उसे कहते हैं एथिकल डायलेमा। डायलेमा में हमेशा आपको एक को सिलेक्ट करने के लिए प्रेस मिलता है, लेकिन सेकंड को रिजेक्ट करने के लिए पनिशमेंट मिलता है। तो जब यह ऐसी स्थिति होती है कि पनिशमेंट भी हो, पनिशमेंट फिजिकल हो सकता है, मोरल हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, तब वो कंडीशन कहलाती है एथिकल डायलेमा। अब एथिकल डायलेमा के लिए कंडीशंस हैं, 3 कंडीशंस हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। फर्स्ट वन इज कंफ्लिक्टिंग वैल्यूज। वैल्यूज कैसे होने चाहिए? आपस में कंफ्लिक्ट करते हुए होने चाहिए। जैसे ऑनेस्टी वर्सेस लॉयल्टी। यहां पर ऑनेस्टी और लॉयल्टी में क्या हो जाएगा? कंफ्लिक्ट है, द्वंद्व है, एक दूसरे के अपोजिट हैं। जैसे आरटीआई एक्ट वर्सेस नेशनल सिक्योरिटी। आरटीआई एक्ट क्या कहता है कि सिविल सर्वेंट्स को ऑनेस्टी के साथ काम करना चाहिए एंड जितने भी इंफॉर्मेशन उसके पास है वो पब्लिक में डिस्क्लोज करनी चाहिए। गवर्नमेंट में ओपननेस होना चाहिए, ये क्या है? ऑनेस्टी है। जबकि नेशनल सिक्योरिटी यह कहती है कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए हम नेशन के प्रति लॉयल होने चाहिए एंड अगर हमारे डिसीजंस और अगर हमारे
रिवील करने से, सूचना को रिवील करने से नेशनल सिक्योरिटी को हार्म होता है तो हमें सूचना रिवील नहीं करनी चाहिए। तो यहां पर नेशनल सिक्योरिटी कहती है कि नेशनल लॉयल्टी को फॉलो करो और सूचना को रिवील मत करो, जबकि आरटीआई कहती है कि गवर्नमेंट में ओपननेस होना चाहिए एंड ऑनेस्टी होनी चाहिए और सूचना को रिवील करो। तो दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। तो यहां पर आरटीआई और नेशनल सिक्योरिटी में से किसी एक को सिलेक्ट करने का जब कंडीशन आ जाए तो वह कंडीशन क्या कहलाती है, डायलेमा कहलाता है। तो जो वैल्यूज होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, कन्फ्लिक्टिंग होने चाहिए। सेकंड कह रहा है कि इक्वली जस्टिसिएबल, सिर्फ कन्फ्लिक्टिंग ही नहीं होने चाहिए, दोनों इक्वली जस्टिसिएबल भी होने चाहिए, मतलब दोनों का इक्वल इंपॉर्टेंस होना चाहिए। जैसे पब्लिक वेलफेयर वर्सेस इन्वायरमेंट और सोशल जस्टिस। अब इसका एग्जांपल क्या है, सरदार सरोवर डैम प्रोजेक्ट। अब सरदार सरोवर डैम प्रोजेक्ट किस लिए लेके आया गया, ताकि पब्लिक वेलफेयर हो, सो दैट बड़े स्तर पर दूर दूर तक जो वाटर शॉर्टेज है और इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं उसको चैनलाइज किया जा सके, उसको प्रमोट किया जा सके और लोगों को सिंचाई की सुविधा दी जा सके। लेकिन इससे क्या हुआ कि बड़े स्तर पर इन्वायरमेंट को डिग्रेड किया गया, बड़े स्तर पर जंगल काटे गए एंड ओवर 2 लाख रूरल पीपल, इनको डिस्प्लेस किया गया, इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर हटा दिया गया। तो 2 लाख लोगों को रिप्लेस किया गया है। क्या है, अगेंस्ट सोशल जस्टिस है, सामाजिक न्याय के विरुद्ध है। लेकिन सरदार सरोवर डैम प्रोजेक्ट किस लिए है, पब्लिक वेलफेयर के लिए है। तो यहां पर पब्लिक वेलफेयर और सामाजिक न्याय दोनों में क्या है, कॉन्फ्लिक्ट है और दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों इक्वली जस्टिसिएबल हैं, दोनों में से किसी एक को कंप्रोमाइज नहीं करने वाला स्थिति में से है। तो क्या किया जाए, बहुत बड़ी दुविधा हो जाती है कि क्या किया जाए, प्रोजेक्ट लगाया जाए क्योंकि 2 लाख से अधिक लोग डिस्प्लेस हो रहे हैं, बड़े स्तर पर जंगल काटे जा रहे हैं। तो अब यहां पर दुविधा आ जाती है। एंड थर्ड वन इज हैव कंसिक्वेंसेस। आपको किसी एक को रिजेक्ट करने और किसी एक को सिलेक्ट करने का कंसिक्वेंस भी झेलना होता है। जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट वर्सेस पब्लिक हेल्थ। अब इसमें क्या हुआ था कि वेदांता का स्टरलाइट कॉपर प्लांट, ये तमिलनाडु में था, तमिलनाडु के थुत्तुकुडी डिस्ट्रिक्ट में इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा था। फॉर व्हाट, फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि अगर वेदांता का ये प्रोजेक्ट लग जाएगा तो देश में स्टील प्रोडक्शन में देश क्या हो जाएगा, सस्टेनेबल, आगे बढ़ पाएगा, देश सफिशिएंट, सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा, आत्मनिर्भर हो जाएगा। लेकिन अब वहां के लोगों को यह कहा गया, वहां के लोगों में यह बताया गया कि अगर यह प्लांट यहां पर लगा तो उसके स्मॉल मॉलिक्यूल्स बाहर आएंगे और वो हमारे सांस लेने से हमारे शरीर में जाएंगे और मल्टीपल डिजीज हो सकते हैं। तो हेल्थ कंसर्न हो गए, पब्लिक हेल्थ। अब दोनों में से किसी एक को भी अगर छोड़ते हैं तो कॉन्सिक्वेंसेस है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट करते हैं, अगर वेदांता प्रोजेक्ट को लगाते हैं तो भी कॉन्सिक्वेंसेस है कि हमने पब्लिक हेल्थ को इग्नोर किया तो लोग बड़े स्तर पर बीमार पड़ सकते हैं। दूसरा, अगर पब्लिक हेल्थ को ध्यान देते हैं और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को रोकते हैं तो देश में स्टील प्रोडक्शन कमजोर होगा, कम होगा, जबकि देश अभी डेवलपिंग फेज में है तो हमें बड़े स्तर पर कंस्ट्रक्शन के लिए हैवी स्टील की जरूरत है। तो दोनों में से किसी भी एक को छोड़ते हैं तो उसका कंसिक्वेंसेस भी हमें झेलना पड़ेगा। तो अगर 2 कन्फ्लिक्टिंग आइडियाज हैं, वैल्यूज हैं, उनमें सेलेक्ट करना हो, साथ ही दोनों इक्वली जस्टिसिएबल हैं एंड दोनों में से किसी एक को छोड़ने का कंसिक्वेंस भी है, तो यह कंडीशन क्या कहलाती है, यह कंडीशन कहलाती है डायलेमा, इथिकल डायलेमा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप लोग इथिकल डायलेमा समझ गए हैं। आगे बढ़े, चलिए एथिकल डायलेमा समझ गए तो अब आगे बढ़ते हैं कि कॉमन एथिकल डायलेमास इन गवर्नमेंट में कॉमन एथिकल डायलेमास कौन कौन से हैं। सबसे पहला कॉमन एथिकल डायलेमा आता है ट्रांसफर पोस्टिंग। अब ट्रांसफर पोस्टिंग में डायलेमा क्या है, लॉयल्टी वर्सेस रूल ऑफ लॉ। एक सिविल सर्वेंट है, वो काम कर रहा है, अब वो ऊपर से गवर्नमेंट का ऑर्डर आया कि प्लीज डू द वर्क, कोई काम करने का ऑर्डर आया, बट जो ऑर्डर आया था वो क्या था, इट वॉज अगेंस्ट द रूल ऑफ लॉ,
जो विधि के शासन के, हमारे संविधान के आदर्शों के अगेंस्ट था, लेकिन सुपीरियर का ऑर्डर था। तो क्या किया जाए? अब यहां पे जो सिविल सर्विस या जो सिविल सर्वेंट का या सिविल सर्विसेज का जो मॉड्यूल है, जो मॉडल है, वो क्या कहता है? यू हैव टू फॉलो द ऑर्डर ऑफ योर सुपीरियर, क्योंकि वो हायरार्की बेस्ड सिस्टम है। तो आपके अपने सुपीरियर को फॉलो करना होता है, सुपीरियर के ऑर्डर को फॉलो करना होता है। एंड योर पॉलिटिकल बॉस हैज ऑर्डर यू टू डू द वर्क। तो ऐसे में आपको काम करना पड़ेगा। तो यू हैव लॉयल्टी टुवर्ड्स योर पॉलिटिकल बॉस। लेकिन अब यहां पे दुविधा आ गई कि पॉलिटिकल बॉस का ऑर्डर फॉलो करें तो हमें क्या हो जाएगा? कहीं दूर ट्रांसफर पोस्टिंग कर दिया जाएगा। अगर नहीं करते हैं या ऑर्डर नहीं फॉलो करते हैं तो दूर ट्रांसफर पोस्टिंग कर दिया जाएगा। अगर ऑर्डर फॉलो करते हैं तो वो रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट है। तो क्या करें? बड़ा दुविधा आ गया। ठीक है, तो ट्रांसफर पोस्टिंग ये ऐसा इशू है जो अक्सर सरकारी ऑफिशियल्स के सामने नैतिक दुविधा, एथिकल डायलेमा लेकर के आता है। सेकेंड वन इज पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन। बहुत बार ऐसी कंडीशंस हो जाती हैं कि पॉलिटिकल डायरेक्शन कुछ और होता है वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी कुछ और होती है। कुछ लॉ ऐसे बनाए गए हैं या कुछ ऐसी पॉलिसी बन के आ जाती है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो जाती है, ठीक है, या सोशल जस्टिस के अगेंस्ट हो जाती है। अब ऐसे में सिविल सर्वेंट्स के सामने एथिकल डायलेमा आ जाता है कि क्या करें, क्योंकि ऊपर से पॉलिसी बन के आई है। यह कोई पॉलिटिकल ऑर्डर नहीं है, सिर्फ यह क्या है? पॉलिटिकल डायरेक्शन जो कि पॉलिसी बन के आया है, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन। तो क्या करें? बड़ा दुविधा हो जाती है। ऐसे में भी अब सिविल सर्वेंट्स बड़ा दुविधा में फंस जाता है कि क्या करें। थर्ड वन इज विसिल ब्लोइंग। विसिल ब्लोइंग मतलब कि अगर आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, वहां पर करप्शन हो रहा है एंड आपको यह दिख रहा है कि यहां पे करप्शन कौन कौन कर रहा है, आप क्या करते हैं? वहां पर विसिल ब्लो करते हैं। वो जो लोग करप्शन कर रहे हैं उनका डेटा, फैक्ट, वीडियोज बना करके और गवर्नमेंट को भेज देते हैं, मीडिया में भेज देते हैं। इट इज विसिल ब्लोइंग। सीटी बजाओ, अगर आपके ऑफिस में गलत हो रहा है तो सीटी बजाओ, जागरूकता बढ़ाओ। अब विसिल ब्लोइंग क्या है? बहुत अच्छी बात है। अब यहां पे समस्या क्या आ जाती है, डायलेमा क्या आ जाता है कि इंटेग्रिटी वर्सेस पर्सनल और फैमिली सेफ्टी। अगर आप विसिल ब्लोइंग करते हैं तो जो लोग करप्शन में शामिल हैं वो हो सकता है कि आपको मारने का प्लान बनाए, आपके फैमिली को भी मारने का प्लान बनाए कि ये हमारे खिलाफ बोल रहा है तो इसको मार दो। और अगर आप नहीं करते हैं, विसिल ब्लोइंग नहीं करते हैं, तो क्या है? इंटेग्रिटी के अगेंस्ट है, सत्यनिष्ठा के अगेंस्ट है कि आप सिस्टम में हैं, सिस्टम में करप्शन है, तो आपकी नैतिक दायित्व है, आपका नैतिक दायित्व है, नैतिक जवाबदेही है कि आप उस करप्शन को रिवील करें। तो ऐसे में बड़ा दुविधा आ जाता है कि क्या किया जाए भाई, अपने और अपने परिवार की जान बचाई जाए या फिर सत्यनिष्ठ होकर के अगर कहीं करप्शन है तो उसको एक्सप्लोर किया जाए। तो यह भी नैतिक दुविधा बन के आ जाता है। अगला है हैंडलिंग राइट्स। बहुत बार हमारे देश में अक्सर दंगे होते रहते हैं, हिंदू मुस्लिम दंगे, कभी कास्ट क्राइसिस। तो ऐसे दंगे जब होते हैं तो उस समय जो सिविल सर्वेंट्स हैं और गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उनके सामने कॉन्फ्लिक्ट आता है, एथिकल डायलेमा आता है। कैसा डायलेमा? कि ह्यूमन राइट्स वर्सेस लॉ एंड ऑर्डर। क्योंकि अगर बहुत बड़े स्तर पर दंगा हो रहा है, आप वहां पे अगर आईपीएस ऑफिसर है, अब ऐसे में आपको बहुत बड़े स्तर पर दंगा हो रहा है, गोलीबारी हो रही है, तो आप पुलिस को ऑर्डर देते हैं गोली चलाने को। तो पुलिस अगर गोली चलाती है तो उस समय जबकि दंगों में पुलिस गोली चला रही है तो यह गोली किसी को भी लग सकती है, ठीक है, आम लोग भी मारे जा सकते हैं जो कि उस दंगों में नहीं है, गोली नहीं चला रहे हैं, उन लोगों को भी गोली लग सकती है। तो वो क्या हो जाएगा? इट वुड बी अगेंस्ट ह्यूमन राइट। लेकिन अगर आप गोली चलाने का ऑर्डर नहीं देते हैं तो यह दंगा लंबा चलेगा, तोड़ फोड़, जान माल की हानि होती रहेगी। तो यह लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है। तो अब क्या करें? गोली चलाने का ऑर्डर दें ना दें, यह क्या है? यह एथिकल डायलेमा है। तो ऐसे ऐसे सिचुएशंस, ये कॉमन सिचुएशन है जो क्या होते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के सामने एथिकल डायलेमा उत्पन्न करते हैं, ठीक है।
अब आगे बढ़ के जानते हैं कि एथिकल डायलेमा के कारण क्या है, व्हाट आर द काउजेस और रीजंस ऑफ एथिकल डायलेमा। तो सबसे पहला है कि डिफरेंट स्टैंडर्ड्स ऑफ मोरालिटी फॉर डिफरेंट पीपल। अलग अलग लोगों के लिए नैतिकता के अलग अलग मानक होना। जैसे आप सपोज करो आप डिप्टी एसपी हो, आपने देखा कि एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है, उसको पकड़ना है, और जब आप उसको पकड़ने गए तो वो किसी अल्पसंख्यक कम्युनिटी से आता था, ठीक है, माइनॉरिटी कम्युनिटी का था। पकड़ने गए तो पूरी माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग बाहर आ गए और भड़क गए। ऐसे में आपने अपने सुपीरियर को, आईपीएस ऑफिसर को कॉल किया और कॉल करके बोला कि सर हमें यहां पर फोर्स यूज करने की परमिशन दीजिए सो दैट हम इसको पकड़ करके लाएं। तो आपका एथिकल स्टैंडर्ड क्या है कि एज एन डिप्टी एसपी इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सिक्योर लॉ एंड जस्टिस इन द रीजन। उस रीजन में आपको लॉ एंड जस्टिस को क्या करना है, सिक्योर करना है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन आपने क्या माना कि ये मेरा मोरल ड्यूटी है, लेकिन आपका जो सुपीरियर है वो मानता है कि नहीं नहीं यह गलत हो जाएगा। अगर हम लोगों ने माइनॉरिटी कम्युनिटी के किसी एक अपराधी को पकड़ने के लिए फोर्स यूज किया तो पूरी की पूरी माइनॉरिटी कम्युनिटी भड़क जाएगी और दंगे होने लगेंगे। तो उसके लिए एथिकल स्टैंडर्ड अलग हो गया कि नहीं नहीं, माइनॉरिटी कम्युनिटी में को एक व्यक्ति के लिए भड़का करके दंगे नहीं करवाने हैं। तो अब यहां पर दोनों अलग अलग इंडिविजुअल के लिए एक ही मुद्दे पर एथिकल पैरामीटर क्या हो गया, अलग अलग हो गया। आपको लगता है कि रूल एंड लॉ एंड जस्टिस ये इंपॉर्टेंट है, जो आपका सुपीरियर है उसको लगता है कि नहीं नहीं किसी एक व्यक्ति के लिए दंगा नहीं होना चाहिए। तो दोनों के पैरामीटर आपस में टकरा रहे हैं। यहां पर भी क्या हो जाता है, यह भी क्या उत्पन्न करता है, एथिकल डायलेमा उत्पन्न कर देता है कि अलग अलग लोगों के लिए एथिकल पैरामीटर अलग अलग हो जाते हैं। सेकंड, एम्बिग्विटी इन लॉ रूल्स एंड प्रोसीजर्स। कभी कभी हमारे देश में इतने सारे लॉ बनते हैं कि बहुत सारे लॉ आपस में ही एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाते हैं। ऐसे में जो ऑफिसर्स हैं, जो लॉ इंप्लीमेंटिंग ऑफिसर्स हैं, उनके सामने डायलेमा आ जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है कि मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 यह क्या कहता है कि सुसाइड इज नॉट अ क्राइम, जबकि आईपीसी सेक्शन 309 यह कहती है कि सुसाइड इज अ क्राइम। अब किसी व्यक्ति ने सुसाइड किया या सुसाइड करने का प्रयास किया और वो बच गया। अब ऐसे में एज अ ऑफिसर आपके सामने डायलेमा आ गया कि इन दोनों में से किस रूल को फॉलो करें। यह एक्ट करता है कि सुसाइड इज नॉट अ क्राइम और यह सेक्शन कहता है कि सुसाइड इज अ क्राइम। तो जो लॉ में एम्बिग्विटी होती है, लॉ में विधि में अनिश्चितता होती है, वह भी पब्लिक सर्वेंट्स के सामने क्या कर देती है, मोरल डायलेमा पैदा कर देती है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज ट्रेडिशनल वैल्यूज वर्सेस मॉडर्न वैल्यूज। अब सिविल सर्वेंट्स के सामने दुविधा आ जाती है। वह अगर ट्रेडिशनल वैल्यूज को फॉलो करता है तो जो मॉडर्न वैल्यूज है, जैसे लिव इन रिलेशनशिप बहुत अधिक चर्चा में रहता है। लिव इन रिलेशनशिप इज अ मॉडर्न वैल्यू एंड ऑथोराइज्ड अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। लेकिन जो ऑफिसर्स हैं अगर वो परंपरागत मूल्यों को मानते हैं तो क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे कि नहीं नहीं लिव इन रिलेशनशिप गलत है, यह हमारे जो मैरिज इंस्टीट्यूशंस है उसके मोरालिटी को कमजोर कर रहा है, सोसाइटी में मोरालिटी को कमजोर कर रहा है, सोशल वैल्यूज को गिरा रहा है। तो ऐसे में ट्रेडिशनल वैल्यूज के अगेंस्ट हो जाएंगी। तो आप अगर ऑफिसर्स हैं, ट्रेडिशनल वैल्यूज के साथ है, परंपरागत मूल्य के साथ आप हैं, तो आप क्या करेंगे, यह मॉडर्न वैल्यू है, एक्सेप्टेड है, फिर भी उसके अगेंस्ट आप डिसीजन लेने की सोचेंगे और आपके सामने कंफ्लिक्ट हो जाएगा कि गवर्नमेंट ऑर्डर है कि इसको स्वीकार करो और मेरा ओपिनियन है कि नहीं ये गलत है। तो अब यहां पर कंफ्लिक्ट हो जाएगा। उसी तरीके से LGBTQ राइट्स, इसको लेकर के भी क्या हो सकता है, क्योंकि ये क्या है, मॉडर्न वैल्यू है, परंपरागत मूल्य इसके अगेंस्ट हो सकता है। तो यह भी
दुविधा पैदा कर देता है, डायलेमा पैदा कर देता है सिविल सर्वेंट्स में और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में। ठीक है, नेक्स्ट वन इज कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मतलब कि जब आपके पर्सनल इंटरेस्ट में, हित विरोधिता उसको कहते हैं, जब आपके पर्सनल और पब्लिक इंटरेस्ट में कन्फ्लिक्ट हो। जैसे आप एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पोस्टेड हैं और आपका भाई उसी डिस्ट्रिक्ट में क्या है, वह कंस्ट्रक्शन कराता है, कंस्ट्रक्टर है। अब आपके पास एक बहुत बड़ा पुल बनाने का ऊपर से ऑर्डर आया और आपको टेंडर देना है और टेंडर आपके भाई ने भी भरा है। अब आपके सामने एथिकल डायलेमा आ गया कि अगर मैं रूल्स को फॉलो करता हूं तो मेरे भाई को टेंडर नहीं मिलेगा। तो पब्लिक इंटरेस्ट क्या कहती है कि भाई को टेंडर नहीं मिलना चाहिए, लेकिन पर्सनल इंटरेस्ट कि अगर भाई को टेंडर नहीं दूंगा तो वो नाराज हो जाएगा, घर में झगड़े होंगे, स्थिति, घर का माहौल खराब होगा। तो पर्सनल इंटरेस्ट क्या कहता है कि टेंडर भाई को दो। तो कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा हो जाता है जब पर्सनल वर्सेस पब्लिक इंटरेस्ट आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर जाते हैं। ठीक है, तो यहां से भी क्या हो जाती है, नैतिक दुविधा, मोरल डायलेमा पैदा हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज पर्सनल आइडियोलॉजी। व्यक्तिगत विचारधारा भी कभी कभी आपके सामने क्या करती है, डायलेमा, एथिकल डायलेमा पैदा कर दी। जैसे एटम बॉम्ब इज नॉट गुड फॉर मैनकाइंड और ह्यूमन काइंड। एटम बॉम्ब इंसान के अस्तित्व के लिए अच्छा नहीं है, वर्सेस नीड फॉर नेशनल सिक्योरिटी। जैसे भारत ने क्या किया, इंडिया क्या चाहता है कि दुनिया से जो एटम बॉम्ब है वह पूरा पूरा समाप्त हो जाए, इसीलिए हमने एनपीटी ट्रीटी पर साइन नहीं किया। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि किसी भी देश को एटम बॉम्ब के लिए प्रेफरेंस नहीं मिले, पूरे दुनिया से एटम बॉम्ब को समाप्त किया जाए। इसीलिए ना हमने एनपीटी पर साइन किया, न सीटीबीटी पर साइन किया कि नहीं नहीं, हम तब तक साइन नहीं करेंगे जब पूरी दुनिया से एटम को समाप्त नहीं किया जाएगा। तो हम क्या चाहते हैं कि पूरी दुनिया से एटम को समाप्त किया जाए, लेकिन हम ही वह देश हैं जो 1998 में क्या करते हैं, परमाणु परीक्षण करते हैं, एटॉमिक टेस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे नेशनल सिक्योरिटी की जरूरत थी। तो अब हमारे सामने दुविधा आ जाती है कि भाई एटम को हटाना है या नेशनल सिक्योरिटी के लिए उसको परीक्षण करना है। दुविधा है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। अब दुविधा है, समाधान कैसे हुआ, क्या हुआ, वो हम बाद में आएंगे, लेकिन दुविधा पैदा हो जाती है जबकि आपकी पर्सनल आइडियोलॉजी में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। पर्सनल आइडियोलॉजी क्या कहती है कि नहीं नहीं, एटम नहीं होना चाहिए, और नेशनल सिक्योरिटी क्या कहती है कि नहीं नहीं, हमारे आसपास चाइना है जिसके पास एटम है, तो हमें अपनी सिक्योरिटी के लिए क्या करना चाहिए, एटम बम चाहिए। पाकिस्तान है, उसके पास एटम है, तो हमें एटम बम चाहिए। तो नेशनल सिक्योरिटी यह कहती है। तो दोनों में कभी कभी हमारी आइडियोलॉजी में भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, और जो हमारे लिए डायलेमा पैदा कर देता है। उसी तरीके से इफ रिजल्ट्स ऑफ एन एक्ट आर अनसर्टेन इन द फ्यूचर, जब आपके किसी भी कार्य का परिणाम भविष्य में अनिश्चित हो। जैसे उसी से जुड़ा हुआ, एटम से जुड़ा हुआ ही एक एग्जाम्पल है न्यूक्लियर इनरिचमेंट प्रोग्राम। जैसे आज ईरान क्या कहता है कि वी आर इनरिचिंग यूरेनियम फॉर द पीसफुल पर्पस। हम यूरेनियम को इनरिच कर रहे हैं बट ओनली फॉर द पीसफुल पर्पस। इट मीन्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। हम इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करने के लिए क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियर इनरिचमेंट प्रोग्राम चला रहे हैं। लेकिन न्यूक्लियर इनरिचमेंट प्रोग्राम के भविष्य के परिणाम क्या हो सकते हैं, भविष्य में उसको एटम बम भी बनाया जा सकता है। तो अब यहां पर अगर कोई नैतिक व्यक्ति है, उसके सामने दुविधा आ गई कि आज मैं अगर न्यूक्लियर इनरिचमेंट का ऑर्डर देता हूं तो आज मेरा उद्देश्य क्या है कि वी विल यूज एटम फॉर द पीस, एटम फॉर पीस, लेकिन भविष्य में उसका पीसफुल ही यूज होगा, यह कौन सिक्योर करेगा, कोई नहीं सिक्योर कर सकता है। तो इसीलिए मुझे क्या करना चाहिए, इस प्रोजेक्ट को छोड़ना चाहिए कि एक्सेप्ट करना चाहिए। दुविधा हो गई। मेरा प्रोजेक्ट है लेकिन इसका रिजल्ट भविष्य में कुछ भी हो सकता है, कोई इसका
एटम बम भी बना सकता है, कोई इसको पीसफुल यूज भी कर सकता है। तो भविष्य में परिणाम अनिश्चित है, इसीलिए भी वर्तमान में डिसीजन लेने में क्या है, डायलेमा उत्पन्न हो गया है। ठीक है, तो समझ में आ गया कि बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जो क्या करती हैं, हमारे डिसीजन मेकिंग में एथिकल डायलेमा उत्पन्न कर देती है। अब आते हैं कि बहुत सारे डायलेमास हमने देखे। व्हाट वुड बी द सॉल्यूशन फॉर एथिकल डायलेमा। तो अब समाधान देखते हैं। समाधान क्या है? सबसे पहला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डायलेमास। सबसे पहले है कि आपको डायलेमा है, दुविधा है, उस दुविधा की पहचान करो। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स फर्स्ट। सबसे पहले जो आपकी समस्या है उसकी क्या करो, पहचान करो। एंड देन कलेक्शन ऑफ एविडेंस, और उसके बारे में एविडेंस कलेक्ट करो कि पास्ट में ऐसा किसी ने अगर डिसीजन लिया है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहे हैं। सो आवर हिस्ट्री विल टीच अस टू टेक द राइट डिसीजन। तो हमारा इतिहास हमें सही डिसीजन लेने का रास्ता बताएगा। तो सबसे पहले क्या करो, अपने कॉन्फ्लिक्ट की पहचान करो, फिर उस कॉन्फ्लिक्ट से जुड़े हुए जितने एविडेंस हो सकते हैं वो सारा डेटा एविडेंस कलेक्ट करो। ठीक है, फिर थर्ड, डिसीजन लेते समय यूटिलिटेरियनिज्म को ध्यान में रखो कि जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं डायलेमास हैं, लेकिन मेरे दो मूल्यों में से वह मूल्य जो मैक्सिमम लोगों को मैक्सिमम हैप्पीनेस देगा, मैं उस मूल्य को सेलेक्ट कर लूंगा। यूटिलिटेरियनिज्म यही कहता है कि वो डिसीजन जो मैक्सिमम लोगों को मैक्सिमम हैप्पीनेस देता है उसको सेलेक्ट करो। मतलब कि दो वैल्यूज हैं, इंटीग्रिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, और अगर मैं इंटीग्रिटी को सेलेक्ट करता हूं तो 51 लोग हैप्पी होते हैं, एंड अगर अकाउंटेबिलिटी को सेलेक्ट करता हूं तो 49 लोग हैप्पी होते हैं, तो आई विल गो विथ 51। तो मैं 51 लोगों को जो हैप्पी करेगा उस डिसीजन के साथ आगे बढ़ जाऊंगा। तो यूटिलिटेरियनिज्म विल हेल्प in solving the ethical dilemma. Next one is accordance with law, rules and regulations. जब भी डायलेमा उत्पन्न हो तो यह देखो कि विधि क्या कहती है, नियम क्या कहता है, कानून क्या कहता है। कानून को, अगर कानून कुछ और कहता है और आप कुछ और सोच रहे हो तो आपको कानून को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, इससे भी आपके डायलेमा का एंड हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज प्योरिटी ऑफ मीन्स एंड एंड्स। आप यह भी देखो कि जब डिसीजन ले रहे हो तो डिसीजन लेने में जो आपके मीन्स, मतलब जो आपका माध्यम है, और जो आपका एंड्स है, जो आपका लक्ष्य है, दोनों सही है क्या। डायलेमा उत्पन्न हो रहा है, लेकिन अगर आपके डिसीजन में जो माध्यम है और जो लक्ष्य है दोनों अगर सही है तो आपको काम करना चाहिए। लक्ष्य अगर गलत है या साधन गलत है तो आपको डिसीजन नहीं लेना चाहिए। तो दोनों सही होने चाहिए, साध्य और साधन दोनों सही होने चाहिए। तो अगर दोनों सही है तो डिसीजन ले लो। नेक्स्ट वन इज प्रोटेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। हमारे संविधान के जो मूल्य हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं, जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, डीपीएसपी हैं और प्रेम्बल में है, जिसमें कि लोगों को क्या देना है, जस्टिस देना है, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस, लोगों को राइट सिक्योर करने हैं। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं उनको ध्यान में रखो कि आपके दो डायलेमा में से कौन सा डायलेमा, दो वैल्यूज में से कौन सा वैल्यू कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है और कौन कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है उसको छोड़ दो, जो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ है उसको लेके आगे बढ़ जाओ। ठीक है, नेक्स्ट वन इज जब कुछ भी काम नहीं आए तो फिर ध्यान रखो वॉइस ऑफ कंसाइंस, अंतरात्मा की आवाज। गांधी जी भी यही कहते हैं कि देयर इज अ क्या है, अदालत, देयर इज अ कोर्ट एबव दिस कोर्ट एंड दैट इज वॉइस ऑफ कंसाइंस। और वो जो कहती है उसी के अकॉर्डिंग मैं निर्णय लेता हूं। 1922 में जब गांधी जी को कोर्ट में लाया गया तो जज ने पूछा कि आपको जो आपके ऊपर आरोप लगाए गए हैं आप उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो गांधी जी ने कहा नो, आई एम नॉट एक्सेप्टिंग योर, ये जो जितने भी मेरे ऊपर आरोप लगाए गए हैं मैं सबको खारिज करता हूं। एंड ओनली बिकॉज मेरी जो अंतरात्मा है वह कहती है कि यह जो आरोप लगाए गए हैं और यह जो सिस्टम है यह पूरा गलत है,
तो जब अंतरात्मा इसको स्वीकार नहीं करती है तो मैं भी स्वीकार नहीं कर सकता। तो जब कोई भी नीचे के सारे डायलेमा सॉल्विंग में से सारे ऑप्शंस खत्म हो जाएं, तब हमें किस पर ध्यान देना है? वॉइस ऑफ कंसाइंस पर, कि अंदर से अंतरात्मा क्या कहती है, किस डिसीजन के साथ जाना चाहिए। अंदर से जो अंतरात्मा कहती है उसको मान लेना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट वन इज मिडिल पाथ ऑफ गौतम बुद्धा। जब दो कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट हो, दो वैल्यूज आपस में कन्फ्लिक्ट कर रहे हो, तो कभी कभी हमें मध्य मार्ग के साथ आगे बढ़ जाना चाहिए। ठीक है। दोनों में से दोनों का मध्य है, वह कभी कभी बहुत अच्छा रास्ता होता है, तो इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज तलिस्मा ऑफ गांधी। गांधी का तलिस्मा है एक्चुअली, जब 1948 की बात है, जब गवर्नमेंट बन रही थी, इंडिपेंडेंट इंडिया की गवर्नमेंट बन रही थी, तो जगजीवन राम श्रम मिनिस्टर थे उस समय, लेबर मिनिस्ट्री उनके पास थी, और वो गांधी जी के पास गए सॉरी, और उन्होंने गांधी जी से पूछा कि बापू अब तो हमारी सरकार आ गई है, अब हम लोगों को कैसे काम करना चाहिए, इसके लिए मेरा कुछ मार्गदर्शन करें। तो गांधी ने कहा कि मैं आपको एक तलिस्मा देता हूं, आप उस तलिस्मा को फॉलो करना, आपको कभी भी अपने कार्य में कोई भी डायलेमा उत्पन्न नहीं होगा और आप बहुत अच्छे तरीके से काम करोगे। तो व्हाट वाज द तलिस्मा ऑफ गांधी? गांधी ने कहा कि जब भी कोई डिसीजन लो, उस डिसीजन लेते समय यह सोचो कि आपने अपने जीवन में जो सबसे पुअरेस्ट ऑफ पुअर पीपल देखा होगा, सबसे गरीब व्यक्ति देखा होगा, क्या आपके इस निर्णय से उस गरीब व्यक्ति के जीवन में कुछ भला होगा क्या? अगर आपके डिसीजन से जो पुअर पीपल है उसका अपलिफ्टमेंट हो रहा है, तो आप वो डिसीजन ले लेना। तो तलिस्मा ऑफ गांधी यह भी क्या करता है? हमारे एथिकल डायलेमा को सॉल्व करने में हेल्प करता है। ठीक है। तो ये सारे जो ऑप्शंस हैं, इट हेल्प्स अस इन सॉल्विंग द एथिकल डायलेमा इन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। ठीक है। तो हमने सॉल्यूशंस भी जान लिया। अब लास्ट में मार्टिन लूथर किंग जूनियर का एक स्टेटमेंट है, कोट है, एंड ही कोट्स, ही सेज, आई कोट, द टाइम इज ऑलवेज राइट टू डू व्हाट इज राइट। कहते हैं कि यह मत सोचो कि सही समय आएगा तब मैं यह काम करूंगा। अगर वह कार्य सही है तो उसके लिए हर समय सही समय है। इसलिए डोंट वेट फॉर द टाइम ऑफ राइट वर्क। राइट वर्क अगर है, राइट काम है, तो वो कर दो, इंतजार मत करो कि सही समय पर करूंगा। ठीक है। यह क्या दिखाता है? कि आपको डिसीजन लेते समय किसको ध्यान रखना चाहिए? कि वर्क अगर इथिकल है, राइट है, तो फिर और कोई भी कंडीशन इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। एक बात मैं फिर से सिक्योर कर देता हूं कि आप लोगों को अगर एथिक्स में बहुत अच्छे मार्क्स चाहिए तो यह सीरीज आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा मार्क्स दिलाएगी। लगातार मेरे साथ बने रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपको पीपीटी चाहिए तो उसके लिए आपको जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल होगा उसके लिंक को जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आपको पीपीटी मिल जाएगा। ठीक है। तो चलिए आज के सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।